कंकाल का रहस्य। चौरा गांव के खेतों में इन दिनों खुदाई का काम चल रहा था। असल में इसी गांव से होकर एक अच्छी सड़क गुजरनी थी, इसलिए यहाँ खुदाई शुरू की गई थी। अचानक एक दिन खुदाई करने वाली मशीन से कुछ टकराता है। बाद में जब खोजबीन की जाती है तो वहां से 2 कंकाल मिलते हैं। पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ शुरू करती है। आप लोगों को क्या लगता है ये किसके कंकाल हो सकते हैं? अरे साहब, हमें क्या पता ये किसके कंकाल है, आप ही लोग पता लगाइए। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हाँ, हमारी फॉरेंसिक टीम अभी आ रही है। ये बताओ कि इस गांव के रहने वाला कोई जोड़ा गायब तो नहीं ना? क्योंकि शुरुआती जांच में तो ये बात सामने आ रही है कि एक कंकाल किसी पुरुष का है तो एक किसी महिला का। साहब, हमें तो बहुत डर लग रहा है। ऐसे कंकाल मिलने का मतलब गांव के आसपास ही किसी की हत्या हुई है या फिर किसी को जलाकर मार डाला गया है। हाँ साहब, हम अपने परिवार को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, आप लोगों की परेशानी हम समझ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पुलिस का सहयोग करना होगा, क्योंकि आपके सहयोग के बगैर हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि आखिर ये किसके कंकाल है और इनकी हत्या किसने की। ठीक है साहब, गांव के लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे। हाँ साहब, पूरा सहयोग करेंगे। तो फिर ठीक है, हम अपनी जांच शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद जांच रिपोर्ट आ जाती है। पता चलता है कि ये कंकाल करीब 20 साल पुराने हैं, यानी 20 साल पहले किसी जोड़े की हत्या कर शव को यहाँ पर दबा दिया गया था। इंस्पेक्टर राघव, ये बताओ कि 20 साल पहले की मर्डर मिस्ट्री क्या अब सुलझ सकती है? हाँ सर, क्यों नहीं। लेकिन अब सबूत और गवाह काफी मिट गए होंगे। मुश्किल तो होगी, लेकिन शायद किसी परिवार को इंसाफ मिल सके। इंस्पेक्टर राघव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी परिवार को तो इंसाफ मिलेगा ही और किसी को उसके किए की सजा भी मिलेगी। जी सर, मैंने तो जांच शुरू भी कर दी है। 20 साल पहले इस गांव के 2 जोड़े अचानक कहीं गायब हो गए थे। मैंने दोनों ही परिवारों के बाकी के सदस्यों से बातचीत शुरू की तो उन्होंने बताया कि उनके बच्चे शहर गए थे, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे हैं। लेकिन ये दोनों शव किस परिवार के सदस्यों के हैं, ये कैसे पता चल सकेगा? सर, मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया है। आज शाम तक इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। उसी शाम को सर, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों ही लाशें चौरा गांव के रहने वाले प्रधान सुल्तान सिंह के बेटे और बहू की है। लेकिन इनकी हत्याएं किसने की है, ये कैसे पता लगेगा? इसी का तो पता लगाने की कोशिश में जुटा हूं सर। आज सुल्तान सिंह से मिलने भी जा रहा हूं। मेरा बेटा और बहू तो मेरे लिए सिर्फ यादों में ही रह गए थे। हमें उनकी लाशें तक नहीं मिल सकी थी। आज 20 साल बाद उनके कंकाल मिले हैं। मैं अब किसके लिए जीऊं? लेकिन सर, क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी थी? अपने बेटे बहू की हत्या के लिए आप किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? अब मैं किसका नाम बोलूं? मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं थी, बस मेरे बेटे बहू को कोई वापस ला पाता। इसके बाद सुल्तान सिंह फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं। सर, अब आप इनका अंतिम संस्कार करवा सकते हैं। कम से कम इनका शरीर ना सही, इनका कंकाल तो आपको मिला है। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ भी याद आए तो जरूर बताइएगा। मेरी तो बेटा अब उम्र हो गई है, लेकिन मेरे बेटे और बहू के हत्यारों का जरूर पता लगाइएगा, क्योंकि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे मेरा मन नहीं मानेगा। सर, हमारी पूरी कोशिश रहेगी हत्यारे को पकड़ने की। लेकिन एक बात बताइए, उस वक्त आपको किस पर शक गया था? उस वक्त मेरे एक ड्राइवर को पकड़ा गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया था। अच्छा, और ड्राइवर पर कैसे शक हुआ था? क्योंकि उस दिन ड्राइवर छुट्टी पर था। उस समय लेकिन लाश क्यों नहीं मिल सकी थी? उस वक्त पुलिस ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन दोनों की डेड बॉडी नहीं मिल सकी थी। ठीक है, हमारी तफ्तीश चल रही है, मैं फिर आऊंगा। इसके बाद इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है और सुल्तान सिंह अपने बेटे और बहू की याद में खो जाते हैं। कुछ दिन बाद
सुल्तान सर, एक बात बताइए, जब आपके बेटे बहू की हत्या हुई थी, उसी के आसपास आपके ही गांव का रहने वाला एक और जोड़ा उसी वक्त गायब हो गया था ना? हाँ सर, अलका और अभिषेक, वो भी मेरे बच्चों जैसे ही थे। तो फिर वो कहाँ है? उनका भी आज तक पता नहीं चल सका, लेकिन बताते हैं कि कुछ साल पहले अभिषेक को गांव के ही किसी आदमी ने मुंबई में देखा था, लेकिन फिर वो गायब हो गया। यानी अभिषेक और अलका की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने किसी वजह से खुद ही गांव छोड़ दिया था। हाँ हाँ, हो सकता है, क्योंकि अभिषेक मेरे बेटे संतोष का अच्छा दोस्त था और उसका मेरे घर भी आना जाना लगा रहता था। हो सकता है कि उसने मेरे बेटे और बहू के बारे में सुन लिया हो और ये गांव छोड़ दिया हो सकता है। उनके परिवार का कोई अब नहीं रहता क्या इस गांव में? अब तो कोई नहीं रहता। एक चाचा थे, लेकिन उन्होंने भी अपना पुश्तैनी मकान बेच दिया है। वो भी अब कहीं शहर में ही बस गए हैं। ओह, अभिषेक और अलका के बारे में भी पता लगाना होगा। हो सकता है कि वही इस हत्या के बारे में कुछ बता सके। हो तो सकता है, लेकिन वो बेचारे तो खुद ही वक्त के मारे थे, वो क्या बताएंगे। फिर भी सर, जब केस दोबारा खुला है तो जांच तो करनी ही पड़ेगी, और इस बार तो लाशें भी बरामद हुई है। कुछ दिन तक लगातार तफ्तीश चलती रही। एक दिन थाने से सुल्तान सिंह को फोन आता है। हाँ, कौन बोल रहा है? सर, मैं कांस्टेबल तुलाराम बोल रहा हूँ थाने से। आपको थाने आना पड़ेगा। थाने? लेकिन क्यों? सर, किसी की पहचान करवानी है। अच्छा ठीक है, मैं दोपहर तक पहुंचता हूँ। सुल्तान सिंह दोपहर में थाने पहुंचता है। कई पुलिस के अधिकारी वहां मौजूद रहते हैं। सर, आपके बेटे की हत्या का रहस्य आज शायद सुलझ जाए। अच्छा इंस्पेक्टर राघव, पर वो कैसे? सर, उस आदमी को देखिए, क्या वही अभिषेक है? सुल्तान सिंह की आंखों में हैरानी से आंसू आ जाते हैं। हाँ सर, यही अभिषेक है। ये आपको कहाँ से मिला? सिर्फ अभिषेक ही नहीं, बल्कि इसकी पत्नी अलका भी इसके साथ है। मैडम, जरा अभिषेक की पत्नी को लाइए। जैसे ही अलका को पेश किया जाता है, सुल्तान सिंह जमीन पर गिर जाते हैं। सुल्तान सर, क्या हुआ आपको? आप अलका को देखकर गिर क्यों गए? सुल्तान सिंह सर पकड़कर बैठ जाते हैं। ये अलका नहीं, बल्कि ये तो मेरी बहू रितु है। पूरा थाना एक दूसरे का मुंह देखने लगता है। क्या? इसके बाद हर किसी को दो कंकाल और हत्या का रहस्य समझ में आ गया। अभिषेक और रितु ने मिलकर संतोष और अलका की हत्या की थी और लाश को जमीन के नीचे दबा दिया था। आज 20 साल बाद इस हत्या का रहस्य खुल सका था कि अवैध प्रेम संबंध में दो मासूमों की जान गई थी। कंजूस सास सुरेखा अपने पति देव, बेटे अर्जुन और बहू गीता के साथ अपने एक छोटे से घर में रहा करती थी। सुरेखा बहुत ही कंजूस किस्म की औरत थी। ऐसे ही एक दिन सुरेखा हाथों में सब्जी का थैला लेकर मार्केट जाने लगती है। तभी उसका पति देव सुरेखा से कहता है, अरे भाग्यवान, बाजार जा रही हो तो कुछ पतंगे ले आना, कल मकर संक्रांति है ना। तभी वहाँ सुरेखा की बहू गीता भी आ जाती है और वो अपनी सास से कहती है, और माँ जी, साथ में दही, चूड़ा, गजक, रबड़ी, मूंगफली ये सभी ले आना। पता नहीं कैसा पति, बहू और बेटा मिला है, हर समय पैसे को उड़ाने की सोचते रहते हैं। ये नहीं कि कुछ पैसे बचा लो और इन फिजूल के खर्चों को कम करो। अरे बहू, इन सब चीज की क्या जरूरत है? घर में बनाए तो है तिल के लड्डू, उन्हीं से काम चल जाएगा। ये बोलकर सुरेखा मार्केट जाती है और मार्केट से आते हुए देव और अपने बेटे के लिए कुछ पतंगे खरीद लेती है। घर आने के बाद कितने पैसे खर्च हुए, सुरेखा उन सभी का हिसाब करने लगती है। तभी अर्जुन वहां आता है। माँ, पापा ने आपको पतंग लाने को कहा था ना, उनमें से कुछ पतंग देना। तो मैं पापा के साथ ऊपर पतंग उड़ाने जा रहा हूँ। अरे पर बेटा, वो पतंग तो तेरे पापा ने मकर संक्रांति के लिए मंगवाई थी, इसलिए कल ही उड़ाना, आज रहने दे। माँ, आपकी ये कंजूसी करने की आदत कभी नहीं जाएगी। आप मुझे पतंग दो, कल के हम कल देख लेंगे। मार्केट में पतंग खत्म नहीं हुआ है, अगर कम पड़ेंगे तो हम और ले आएंगे। अर्जुन के बोलने पर ना चाहते हुए भी सुरेखा को पतंग देना पड़ता है और अर्जुन कुछ पतंग लेकर छत पर उड़ाने के लिए चला जाता है
थोड़ी देर बाद उनके दरवाजे पर उनकी पड़ोसन सुमित्रा आती है और सुमित्रा गीता के हाथ में कुछ तिल के लड्डू देती है। जिसके बाद गीता भी किचन में से कुछ तिल के लड्डू एक टिफिन में पैक करके सुमित्रा को देने के लिए जाने लगती है। तभी सुरेखा रसोई में आ जाती है और गीता के हाथों से टिफिन लेकर बोलती है, अरे बहू, ये क्या कर रही है? टिफिन भर के लड्डू देना जरूरी है क्या? अब सुरेखा टिफिन के सारे लड्डू निकालकर उसमें बस एक लड्डू रखकर टिफिन गीता को वापस कर देती है। आप ठीक है, ले आप जाकर ये टिफिन सुमित्रा को दे दे। पर माँ जी, उन्होंने हमें इतने सारे लड्डू दिए और हम उन्हें ये एक लड्डू देंगे, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अरे तो क्या हो गया, उनके घर में भी तो लड्डू बने हुए हैं ना। और अगर इसी तरह टिफिन भर भर के तू पड़ोसियों को लड्डू बांटने लगेगी तो सारे लड्डू खत्म हो जाएंगे। फिर तेरे ससुर और तेरा पति दोनों कहेंगे लड्डू तो तुमने दिया ही नहीं, अब हम अपने स्टाफ को क्या दें? इसलिए इतना ही काफी है, जा आप दे दे। एक काम कीजिए माँ जी, ये लड्डू आप खुद ही सुमित्रा आंटी को दे दीजिए, मैं नहीं जाने वाली। ये बोलकर गीता वहां से चली जाती है और सुरेखा खुद जाकर सुमित्रा को तिल के लड्डू का टिफिन देती है। सुमित्रा टिफिन देखकर हैरान हो जाती है और मन ही मन खुद से कहती है, इस कंजूस ने आज टिफिन में लड्डू दिया है, जरा टिफिन खोलकर देखूं तो। जैसे ही सुमित्रा टिफिन खोलकर देखती है उसमें एक लड्डू देखकर सुरेखा से कहती है, अरे बहन, इतने सारे लड्डू देने की क्या जरूरत थी। अब एक काम करो, ये लड्डू भी तुम ही रख लो, ठीक है? मैं चलती हूँ, हैप्पी मकर संक्रांति। सुमित्रा सुरेखा के हाथों में लड्डू का टिफिन देकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद सुरेखा अपने कमरे में जाकर पतंगों को गिनने लगती है। तभी देव वहां आ जाता है। सुरेखा, जल्दी से कुछ पतंग दो ना, मेरी सारी पतंग कट गई है। क्या सारी पतंग कट गई? अरे तुम दोनों बाप बेटे पागल हो गए हो क्या? मकर संक्रांति कल है, पतंग कल उड़ानी है, आज नहीं। पर तुम दोनों ने तो आज ही सारे पतंग उड़ा उड़ा कर खत्म कर दिए, अब नहीं है पतंग, जाओ। अरे भगवान, तुम्हारी कंजूसी करने की आदत कब जाएगी? पतंग है तो पतंग लेकर ही आए हैं उड़ाने के लिए। हाँ तो पर कल उड़ाना ना पतंग। अब अर्जुन को भी नीचे बुला लो, खाना खाने का समय हो गया है वैसे भी। जिसके बाद सुरेखा के कहने पर देव अर्जुन के साथ नीचे आता है और सब खाना खाने बैठते हैं। खाना खाने के बाद गीता सबके लिए तिल के लड्डू लेकर आती है और सबको 2-2 तिल के लड्डू दे देती है। ये देखकर सुरेखा अपनी बहू से कहती है, अरे ये सारे लड्डू आज ही खत्म कर देगी क्या? पहले तो सुमित्रा के लिए इतने सारे लड्डू पैक कर दिए और अब सबको घर में बांट रही है। अरे मकर संक्रांति कल है, कल कुछ नहीं करेगी क्या? माँ जी, अभी बहुत सारे लड्डू बचे हुए हैं, अगर उनमें से कुछ खा भी लिए तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर लड्डू कम पड़ गए तो तेरे ससुर जी और अर्जुन के ऑफिस में कहाँ से लड्डू जाएंगे, सोचा भी है तूने? अरे जानती है ना इन दोनों बाप बेटे को, मकर संक्रांति खत्म होते ही ऑफिस में सबको लड्डू बांटने का शौक है। माँ जी, हद होती है कंजूसी की भी। ये बोलकर गीता वहां से अपने रूम में चली जाती है। सुरेखा भी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन मकर संक्रांति का दिन होता है। सब लोग जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और मकर संक्रांति मनाने लगते हैं। कुछ देर बाद देव, अर्जुन और गीता पतंगबाजी के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद गीता सुरेखा के पास जाती है और कहती है, माँ जी, आज के लिए पतंग खरीदी थी ना, अब तो आप हमें पतंग दे सकती है ना, ताकि हम छत पर जाकर पतंगबाजी कर सके। हाँ हाँ देती हूँ। ये बोलकर सुरेखा पतंग लेने के लिए जाती है, जहाँ उसने अपने 2 पालतू तोतों को रखा होता है। उन तोतों को देखकर सुरेखा खुद से बोलती है, सबको पतंग उड़ाने की पड़ी है, पर कोई एक बार भी इन बेचारे पक्षियों के बारे में नहीं सोचता जो खुले आसमान में उड़ रहे होते हैं। पतंग उड़ाने की वजह से न जाने कितने पक्षी घायल हो जाते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। पतंग उड़ाने के लिए सब पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और अपनी सेफ्टी भी कर लेते हैं ताकि उन्हें चोट ना लगे, पर पक्षियों के बारे में कोई नहीं सोचता। ये बोलकर सुरेखा सारे पतंग लाकर गीता को दे देती है। तभी वहां देव और अर्जुन आते हैं और कहते हैं, क्या कर रही हो गीता? हम कब से तुम्हारा छत पर इंतजार कर रहे हैं और तुम हो जो पतंग लेकर नीचे खड़ी हो। अच्छे से तैयारी कर लेना। हाँ हाँ भाग्यवान, पूरी तरह से तैयारी कर ली है, कुछ नहीं होगा हमें अब। चलो अब। मैं आप सबकी नहीं, उन मासूम पक्षियों की बात कर रही हूँ जो बोल भी नहीं सकते। न जाने आज कितने मासूम पक्षी इन पतंग के मंझों से घायल हो जाएंगे। आप लोगों का क्या है, आप तो मजे कर लेंगे, पूरे दिन पतंग उड़ा लेंगे, पर जान से हाथ कौन गवाएगा? ये पक्षी। आप लोगों को एंजॉय करना है, पतंग उड़ाना है, जाओ जाओ भाई आप। सुरेखा की बातें सुनकर तीनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं।
और फिर पतंग नीचे रख देते हैं। गीता अपनी सास से कहती है, माँ जी आपने सही कहा, हमारी वजह से आज के दिन पता नहीं कितने निर्जीव पक्षी घायल हो जाते हैं, वो अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं। आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं आज ये पतंग नहीं उड़ाऊंगी। बाकियों को उड़ाना है तो उड़ा सकते हैं। सुरेखा, तुम भले ही कंजूस हो, पर आज तुमने हम सबको एक बहुत अच्छी सीख दी है। इसलिए आज से हम लोग भी पतंग नहीं उड़ाएंगे और ऐसे ही मकर संक्रांति मनाएंगे। सही कहा पापा, हम हमेशा अपना मजा पहले सोचते हैं, लेकिन कभी उस मजे में किस तरह इन बेजुबानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो नहीं सोचते। पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद गीता, देव और अर्जुन पतंग नहीं उड़ाते और उसकी जगह परिवार के साथ समय बिताना, छत पर बैठकर दूसरे लोगों को देखना और पड़ोसियों के साथ गप्पे लगाना, गेम्स खेलना और इस तरह दिन का मजा लेना जारी रखते हैं।